हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 वाटर के बारे में। ठीक है। वाटर आप लोगों के क्लासरूम में है तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ में आप लोग एनसीईआरटी भी होपफुली पढ़ ही रहे होंगे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेमोराइज करनी होती हैं, याद करनी होती हैं। तो उस चीज़ में काम आता है आपके नोट्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स। आज के जो नोट्स हैं वो पॉइंट वाइज हैं और क्वेश्चन आंसर्स के कुछ फॉर्मेट में हैं, तो वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं आप लोगों के साथ मैं ये पीडीएफ शेयर कर सकता था। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, 10 पेजेस की पीडीएफ है। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, इसका बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो लोग नोट्स नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग इसमें वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, तो पॉइंट वाइज आपको एक चीज़ का समझ में आ जाएगा कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है। ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास में भी बताता रहा हूँ, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखने हैं। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए बुलेट पॉइंट्स में देखिए सब में आंसर लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज ही है। कहीं पे भी बड़ा पैराग्राफ कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है। इवन अगर साइंस में भी अगर आप आंसर लिखना है तो कोशिश करके आप पॉइंट वाइज ही लिखिए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करते हैं वाटर के ऊपर। कुछ बातें मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी। जो लोग आए थे इट्स वेल एंड गुड, नहीं आए थे तो उन लोगों को बाकी जो बच्चे आए थे उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इन्होंने एक बात बोली है रिन्यूएबल। ठीक है। रिन्यूएबल कैसे है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है जिसको हमें क्या कहते हैं, यूजुअली हम वाटर साइकिल कहते हैं। आप लोगों ने सुनना पड़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में, बचपन से पढ़ते आए हैं सब लोग। ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में, वाटर साइकिल क्या होता है, बेसिकली माउंटेन्स में से रिवर जाती है, रिवर बहते बहते वो समुद्र में मिल जाता है पानी। फिर समुद्र से पानी उठता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है। भाप बनता है, वो उससे क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है। क्लाउड्स बन के फिर क्या होता है, वो पानी फिर वापस से पहाड़ों में और बाकी रिवर में चला जाता है। तो बेसिकली वाटर जो आपका एक साइकिलिक फॉर्म में है, ये आप देख सकते हैं एक साइकिलिक फॉर्म में रिपीट होता रहता है वाटर। ठीक है। समुद्र में भी जाता है, समुद्र से उठ के वापस भी पानी के फॉर्म में गिरता है, तो उसे वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसलिए वाटर को क्या कहा गया है, रीन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। रीन्यूएबल मतलब कि जो बार बार रिन्यू होता रहे, जो ख़त्म ना हो। ठीक है। और इसमें एक बात और लिखी हुई है इसमें, तो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है स्टेटमेंट, क्योंकि 70%, 3/4 का मतलब हो जाता है 75%, बट एक्चुअल में 70% ही कवर्ड है अर्थ वाटर से। 30% तो लैंड है ही है। ठीक है। तो 70% जो अर्थ सर्फेस है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है। बट ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट इनटू यूज़। ठीक है। अब इस लाइन का मतलब जो मीनिंग है, इस लाइन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये कहना है, क्योंकि देखो 70% वाटर है पूरे अर्थ की सरफेस पे, तो उसमें से 70% में से अगर हम उसको 100% मान लें, उस 100% में से 97% क्या है आपकी, समुद्र में है पानी। समुद्र का पानी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा होता है या फिर नमकीन होता है। उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, ना खुद पीने के लिए, ना खुद के कामों के लिए, ना फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वो मशीनों को ख़राब कर देता है इतना हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो अब 97% के बाद 3% हमारे पास फ्रेश वाटर मिला। ये फ्रेश वाटर में से भी अब आप देख लीजिए 2.5% अब आप निकाल दो बर्फ़ में जमा हुआ है। यानी केवल 100% में से केवल 0.5% ही ऐसा है नदियों में, नदियों में, तालाब में, लेक्स में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये 0.5%। तो बेसिकली तो हमारे पास देखिए अर्थ की 3/4 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस तो वाटर से कवर्ड है ही है, लेकिन एक बहुत छोटा अमाउंट जो है उसका वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक बात लिखी है, दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस। इसमें ये बात लिखी हुई है, मतलब कि क्या, सरफेस में देखो आपको कोई सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या होते हैं आप लोगों के रिवर्स हो सकते हैं, आप लोगों के लेक्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं। ये तो क्या होगा, सरफेस के रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। एक आता है आपका वर्ड ग्राउंड वाटर, यानी जो ग्राउंड के नीचे से आप लोगों ने देखा होगा हैंडपम्प, आप लोगों ने देखा होगा हैंडपम्प से आप लोग यूज़ करते हैं कई लोग गाँव में, और बोरवेल से, ट्यूबवेल से, सबमर्सिबल से पानी निकाला, तो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड। ठीक है। अंडरग्राउंड, अंडर मतलब नीचे और ग्राउंड मतलब सरफेस के नीचे से वो मिलता है। सरफेस के ऊपर से जो मिलता है, जैसे इसमें लिखा है मेनली फ्रॉम द सरफेस, वो वही रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वो वाला वाटर होता है। ठीक है। तो हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें लिखे हुए हैं। 96% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड एस्टिमेट ओशंस एंड 22.5% ऑफ फ्रेश वाटर हमने डिस्कस कर लिया। इन्होंने इस चीज़ को देखिए और ब्रेक डाउन किया है फर्दर। मैंने 97 और 3% बोला था, इन्होंने 96.5 और 2.5% बोला है। ठीक है। अब वो 1% कहाँ गया, वो 1% इन्होंने वाटर वेपर मान लिया।
बट क्योंकि वाटर वेपर जो होता है वो अल्टीमेटली जब बारिश बन के बरसता है तो वो फ्रेश वाटर ही होता है, तो हम उसको ये वाला, तो हम लोग उसको 3% ही मान लेते हैं। ठीक है, आधा परसेंट पानी समुद्र में बरस गया, आधा परसेंट उस पर बरस गया, तो ये 97% बन गया और ये 3% बन गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। अब इसका क्या मतलब है? अब आप देखिए कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। अब आप देखिए नियरली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। जो ग्लिच है उसके लिए सॉरी। तो हम लोग खाते, हाँ, तो इंडिया रिसीव्स 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, मतलब दुनिया में जितनी बारिश हो रही है, मान लो 100% बारिश हो रही है, तो 4% तो इंडिया में ही हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया 133 रैंक करता है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है, बारिश पड़ रही है बट लोगों को उसको यूज़ नहीं मिल पा रहा। जैसे जंगलों में बारिश पड़ रही है, जंगलों में मान लिया पानी है, वो पेड़ कंज्यूम कर रहे हैं उस पानी को, वो पानी बह करके रिवर्स के थ्रू होते हुए और समुद्र में चला गया, वो रिवर्स यूज़ नहीं कर पा रहे लोग। और जिस जगह पे लोग हैं, कई बार ऐसा होता है वहाँ पे रिवर ही नहीं है, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे कई बार रिवर का अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इंडिया रिसीव्स 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, लेकिन फिर भी उसकी रैंक कितनी है, 133 है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर्सन, यानी कि अब रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ठीक है, पर पर्सन मतलब हर इंसान को कितना पानी मिल पाता है एक साल में, पर एनम का मतलब एक साल। बाय 2025 इट इज प्रिडिक्टेड द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विद जॉइन कंट्रीज ऑफ रीजन्स हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। ये चीज़ हमने पॉइंट क्लास में डिस्कस किया था, देखिए कुछ नहीं है इस पॉइंट में। 2025 तक, 2025 तक, देखिए 2023 तो आ ही गया ये, इट इज़ प्रिडिक्टेड 2025 तक लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में, जॉइन कंट्रीज और रीजन्स हैविंग, मतलब उन देशों में शुमार हो जाएगा इंडिया, उन देशों में शामिल हो जाएगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी, एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी है। अब आप देख सकते हैं इंडिया में भी कई रीजन्स हैं, इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी बहुत होती है, डिबेट्स भी बहुत होती है। जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, और महाराष्ट्र कुछ रीजन्स हैं, वहाँ पे क्या टैंकरों से पानी आता है या फिर वहाँ पे बहुत लंबी पाइपलाइंस के थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है। इवन मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई है, मुंबई एक लाइफ लाइन है पूरे इंडिया की, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती है, स्टॉक मार्केट भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है और बिजनेसेस भी हैं, तो वहाँ पे पानी पाइपलाइन के थ्रू आता है। बट अब बाकी का अगर महाराष्ट्र को देखेंगे तो बाकी का महाराष्ट्र कैसा है, मतलब पानी की स्कैरसिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियसली बात है कि लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया अभी भी तो है ही है, बहुत 2025 तक बहुत बड़े एरिया में एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, ये आपको मैंने वाटर के ऊपर जो एक छोटा सा पैराग्राफ था, इंट्रोडक्शन था, वो एक्सप्लेन किया, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक्सप्लेन किए। ठीक है, अभी इसमें आता है सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, क्या क्या है, प्रेसिपिटेशन बारिश, सरफेस वाटर नदी 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 और लेक्स, देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन फ्रॉम रेनफॉल, सरफेस वाटर रिवर्स लेक्स, फिर आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मैंने बताया था आपको, अंडरग्राउंड वाटर जो था मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सरफेस है, वाटर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड एक्विफायर्स विच गेट रिचार्ज बाय रेनफॉल। ठीक है, अब एक्चुअली इसमें क्या होता क्या है, अब यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, द वाटर विच इज कलेक्टेड इन द लेयर्स एंड रॉक पोर्स बिलो द सॉइल। अब ये वर्क कैसे करता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब मान लीजिए ये सरफेस है आपकी, यहाँ पे पेड़ वगैरह है, ये अर्थ की आपका ग्राउंड है, दिस इज़ अ ग्राउंड। अब ग्राउंड में क्या होता है, बारिश पड़ती है। ठीक है, बारिश पड़ती है, अब इस ग्राउंड के अंदर आप देखेंगे सॉइल है, पहले बहुत लूज सॉइल होती है, उसके बाद थोड़ी और मोटी मिट्टी आती है, फिर थोड़े बहुत पत्थर वगैरह आने लग जाते हैं। ठीक है, पत्थर वगैरह आते हैं, उन पत्थर वगैरह के नीचे आप देखेंगे पानी होता है, काफ़ी सारा पानी स्टोर्ड होता है समुद्र ज़मीन के अंदर। ठीक है, ज़मीन के अंदर पानी बहुत स्टोर्ड होता है बहुत सारा। अब क्या होता है, हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, यूज बेसिकली हम लोग उसको, हम लोग क्या करते हैं, हमने बनाया ट्यूबवेल बनाया, इसको ब्लैक से बनाता हूँ, हमने एक ट्यूबवेल बनाया। ठीक है, हमने ट्यूबवेल बनाया और ट्यूबवेल क्या कर रहा है, ट्यूबवेल के पाइप गया हुआ है नीचे तक, तो जब भी हम लोग हैंडल से यूज़ करते हैं, हम पानी को ऊपर को खींचते हैं पानी,
ठीक है। तो आप देखते होंगे जब आप 2-3 बार उसका हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं तब जाके वाटर आता है, क्यों? क्योंकि उतना ऊपर नीचे से ऊपर आने में टाइम लग जाता है वाटर को। तो ये जो वाटर होता है ये अंडरग्राउंड वाटर है, या इसी को ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर दोनों ही बोल देते हैं। ठीक है। तो हमने देखा प्रेसिपिटेशन, बारिश से भी पानी मिलता है हमें, सरफेस वाटर रिवर्स और लेक से भी पानी मिलता है, एंड ग्राउंड वाटर कि अंडरग्राउंड तरीके से भी हमें पानी कैसे मिल पाता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, वाटर विच इज़ कलेक्टेड इन द लेयर्स एंड रॉक्स बिलो द सॉइल, मतलब जो सॉइल के नीचे जो रॉक्स और उनकी लेयर्स हैं उनके नीचे जो पानी है उसे अंडरग्राउंड वाटर कहा गया है। ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आई थिंक दिक्कत होगी नहीं। और ये नोट्स आप लोग जितनी अगर मान लो अच्छे से रिवाइज कर ले तो ये वीडियो ये अच्छे से देख ले तो आई डोंट थिंक इस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कंजर्वेशन के ऊपर। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचुरल एरियाज एंड इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्पेशली फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट। अब इसमें एक चीज़, ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, ये वाली इस वाले पूरे पैराग्राफ को मैं कहूँगा कि रीड कोशिश करके रीड ना करें। मैंने डाला, अब आप लोग कहोगे डाला क्यों, मैंने नोट्स के साथ था इसलिए आ गया इसमें। बट अगेन प्रोटेक्शन कंजर्वेशन क्या होता है, बेसिकली आप देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, ये भी लिखा है, नेचुरल एरियाज को कंजर्व, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो इसको रीड ना ही करें तो आप लोगों का टाइम बचेगा उसमें। वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, इसमें साफ लिखा हुआ है शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, बस सिंपल 3 वर्ड का वो है। अब आता है कॉजेज ऑफ वाटर, अब आता है कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि मैंने जो, जैसा अगर आप लोगों को इस वीडियो देखना है, हो सकता है मैं जो हूँ माइक से थोड़ा दूर चले आऊँ या फिर आप लोगों को समझाते हुए फ्लो में, तो इस बेटर यही रहेगा कि आप लोग ईयरफोन्स यूज़ कर लें वीडियो देखते टाइम। कई बार आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए वॉइस की। ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी के बारे में, ये चीज़ हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर रखी है। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी कैसे, कहाँ कि कॉजेज मतलब किन किन कारणों से वाटर स्कैरसिटी हो सकती है। अब देखिए इन्होंने इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। 6 पॉइंट्स ये ऐसे हैं कि अगर आपके मान लीजिए आपके 3 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और कॉज क्योंकि वाटर के ऊपर है, वाटर स्कैरसिटी के ऊपर है, तो ये इंपॉर्टेंट वाला मेरी नज़रों में इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चीज़। मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूँगा कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी को पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत डिटेल में बनाया था फ्लो चार्ट समझा करके। ठीक है। सबसे पहली बात, वाटर स्कैरसिटी कैसे होती है, लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन से कैसे हो सकती है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब लोग बढ़ेंगे तो पीने जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कैसे हर इंसान को अपने लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, इंसान पानी पीता भी है, पानी से नहाता भी है, और वो वाटर एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ज़रूरत बढ़ेगी। अब आप देखिए कि पानी लिमिटेड है, लिमिटेड का मतलब है कि पानी लिमिटेड है। मान लो आपके पास 100 लीटर है पानी, ठीक है, और उसमें 100 लीटर के पानी में पहले पहले मान लीजिए 5 लोगों का गुजारा हो रहा था, क्योंकि हर इंसान को कितना मिल रहा था, 20 लीटर पानी मिल रहा है, और उस 20 लीटर को उनमें से कुछ पानी वो पिएगा भी, नहाने के लिए भी और इन सब बाकी पर्पसेस के लिए भी यूज़ करेगा, तो एक 20 लीटर्स पानी मिल रहा था। अब क्या हो गया, उस एरिया में मान लो लोग हो गए 10, पॉपुलेशन डबल हो जाती है कुछ टाइम बाद, आपको पता ही है, 10 लोग हो गए। अब वो 10, अब पानी कितना मिल रहा है उसको, ग्राउंड वाटर से 100 लीटर ही मिल रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो अब उसके लिए हर इंसान के लिए कितना लीटर पानी मिला, 10 लीटर। और अगर मान लो उसको 10 लीटर से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो उसे पानी भर भर के कहीं दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पे लाना पड़ेगा, यानी कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है ही। तो ये आपने देखा किस तरीके से लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन को वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी सॉरी, कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी में नंबर 1 कॉज क्या है, लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, पानी की ज़रूरत बढ़ेगी, तो पानी ज़्यादा खर्च होगा पानी, इसका मतलब पानी की किल्लत आएगी, कमी आएगी, जो वाटर स्कार्सिटी कहता है जिसको। वाटर रिसोर्स आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे, अब आप देखिए पहले पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर जो होता था वो बारिश पे बेस्ड होता था शुरुआत में। अब क्या होने लगा, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई हर गांव में। इलेक्ट्रिसिटी से आने से क्या हो गया, बोरवेल और ट्यूबवेल्स और सबमर्सिबल्स ये सब चीज़ें आ गई। तो अब क्या होने लगा, इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, क्योंकि हर किसान को अपनी पैदावार बढ़ानी है, यील्ड बढ़ानी है। तो इसलिए अब कई बार क्या होता है, मैंने आप लोग को क्लास में ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी, कई बार क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं, वो पानी को मान लो वो स्विच ऑन कर दिया और फिर रात भर सो गए। अब पानी अपने खेत में भी बह रहा है, दूसरे के खेत में भी जा रहा है, और सड़क में भी कीचड़ कर रहा है। तो ये क्या है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना, दिस इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है,
तो अगेन तो what ये था ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज। ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर विद ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, नगरीकरण, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जितने ज़्यादा आपकी इंडस्ट्रीज़ ग्रो होंगी एक एरिया में। क्योंकि जब आप देखिए, जब अर्बनाइजेशन यानी जितने ज़्यादा घर बनेंगे एरिया में, उतनी ज़्यादा हर घर बनने में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और अब आप देखिए, एक पहले पहले खाली लैंड है, खेत है, खेत में अब उस एक जगह पे जहाँ पे एक बड़ा सा खेत है वहाँ पे तकरीबन 50 घर बन सकते हैं। जब 50 घर बन जाएंगे तो वो 50 घरों में एटलीस्ट हर घर में अगर 4 लोग भी रहते हैं तो 200 लोग आ गए। 200, जहाँ पे बहुत कम केवल इरिगेशन के लिए थोड़ी बहुत पानी की रिक्वायरमेंट रहती थी, अब 200 लोगों की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। तो आपने देखा, जहाँ अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, शहर बस के एक जगह पे आकर के, तो जहाँ ना के बराबर वाटर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ 200 लोगों की रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री जब चलेगी तो मशीन इक्विपमेंट धुलेंगे भी, और कोई भी चीज़ जिसमें फ्लो यूज़ होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्री में पानी यूज़ होता है, यानी कि इन जनरल इंडस्ट्री में पानी यूज़ होता ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ वाटर भी बढ़ेगी। फिर आता है अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, ये इसको आप लोग, ये एक ऐसा टॉपिक है थोड़ा बहुत कि मतलब इस चीज़ को भी इन्होंने मतलब कास्ट वाले बात पे मतलब कहने का मतलब उसको यूज़ किया गया है। बट अगेन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इसको एज इट इज़ याद कर लें, ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ में ना जाएँ। जैसे आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, इस चीज़ को केवल याद कर लें और मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज ये ऊपर हो गया था, तो इसको भी मैं कहूँगा कि इसको मतलब इसको याद कर लें। अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप को इसको याद भी मत करें, क्योंकि ये अभी ऊपर अभी हाल फिलहाल में भी हुआ है। ठीक है, अब अगेन अब आप लोगों को मैंने ये चीज़ देखी कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज़ वाला जो पार्ट था, ठीक है, वो फिलहाल यूज़ ना करें। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इसको तब भी यूज़ कर लें। ठीक है, 5 नंबर मैं इसमें छोटा टिक लगा रहा हूँ, यानी कि 5 नंबर ऑफ का क्वेश्चन अगर आया तो आप लोगों को ऑब्वियसली बात है 5 नंबर के लिए तो पॉइंट जितने ज़्यादा हो जाए उतना बढ़िया है। तो कोई अगर पॉइंट कम रिलेवेंट भी है तो उसको भी डाल दो उसमें। अरे भाई, आपके आंसर की वेटेज बढ़ा रहा हो, और ऑब्वियस सी बात है ये इससे थोड़ा तो अलग है ही है इस वाले पार्ट से। ठीक है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज, इसको भी मैं क्रॉस करूँगा क्योंकि अर्बनाइजेशन और अर्बन एरियाज ऑलमोस्ट एक चीज़ है। बट अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता तो तब इसको कर लें। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को तभी लिखोगे जब 5 नंबर में पूछा जाएगा ये कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी का। अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो इन 4 पॉइंट्स को आप लिख के ख़त्म कर दोगे। क्योंकि देखिए, अननेसेसरी अपना आंसर लंबा करने के से आपको दो डिसएडवांटेज मिलते हैं। एक, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, टाइम बहुत लगता है, क्योंकि देखिए आपके पास पेपर में बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एक एक आंसर लिखने के लिए। तो जितने छोटे में निपटाते हैं आंसर उतना बढ़िया है। अब छोटे का मतलब ये नहीं कुछ लिख के ही नहीं आया आंसर में। ठीक है, आंसर का मतलब इस तरीके देखिए 4 पॉइंट थे, जितनी ज़रूरत हो उतना लिखें, फालतू ना लिखें। 5 नंबर में ये 2 पॉइंट्स भी ऐड कर दें। ठीक है, फिर आ जाता है मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। थोड़ी थोड़ी इस टाइप से, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग टूल्स की वजह से ग्लिच हो रही है थोड़ी सी, तो उस चीज़ के लिए को माइंड मत करना। सॉरी स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ रही है अगेन। तो हम लोगों ने देखा कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग देखते हैं मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में इनमें भी ये भी पॉइंट वाइज है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक मतलब घरों से जो वेस्ट आ रहा है, घरेलू वेस्ट। ठीक है, इस चीज़ में मैं यूजुअली छोटे से बात कर हाँ, डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब जो घरों से सामान आ रहा है वो वाला वेस्ट। आप लोग जैसे कूड़ा डालते हैं, और कूड़ों से भी आता है, जैसे नाली का पानी होता है, जैसे नाली का पानी होता है उसमें तरह तरह की गंदगी होती है। वो वेस्ट जब घरों से निकल के बड़े नाले में जाती है, वो बड़ा नाला अल्टीमेटली कहाँ जाता है, नदियों में। तो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका डोमेस्टिक वेस्ट। फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज ऑफ इन वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट वाला कुछ नहीं है, नालियों से जो गंदगी निकलती है वो बड़ी नाली में होते हुए कहाँ जाती है, नदी में। नालियों की गंदगी नदी में जा रही है, उसे डोमेस्टिक वेस्ट कह रहे हैं ना। और नाली कहाँ से निकलती है, घर से, यानी डोमेस्टिक से। ठीक है, तो दिस वॉज डोमेस्टिक वेस्ट। फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज ऑफ इन वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। वही ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को भी। अब आप देखिए, कोई एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो क्या यूज़ करती है, HCl।
अब उसने HCl यूज़ किया किसी प्रोडक्ट में अपने, या फिर किसी भी चीज़ में, कोई केमिकल इंडस्ट्री, उसने HCl यूज़ किया। अब उसने HCl जो है, आप लोग पढ़ चुके हैं आई थिंक उसमें अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में, उसने एसिड HCl यूज़ किया। अब उसने क्या किया है, HCl को, अब इस गवर्नमेंट के क्या है नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि आप लोगों को क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है। अब कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं जो इसको एज इट इज़ बहा दिया, बह करके कहाँ जा रही है, ये नदी में। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ पे जहाँ पे मान लो सरकारी ऑडिट होने वाला है, या फिर सरकार का वो सर्वे होने वाला है, या फिर निरीक्षण होने वाला है, या फिर सरकार छापाई मारने वाली है, मतलब इस टाइप से, मतलब आप समझ लीजिए सरकार मतलब देखने आने वाली है, तब वो क्या करते हैं, HCl में आप लोगों को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कैसे, HCl प्लस NaOH मिला करके इसमें, ये चीज़ आपने आई थिंक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। तो HCl प्लस NaOH क्या बन जाता है, आपने वो पढ़ा है NaCl, जो कि आपका सॉल्ट होता है, प्लस H2O। ठीक है। अब गवर्नमेंट की नज़र में इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये चीज़ रिएक्शन चला करके इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। बट अगेन ये पानी के साथ ये चीज़ क्या मिलके जा रही है, ये दिस इज़ हार्मफुल, दिस NaCl जो है ये पानी में क्या है, हार्मफुल है। ये पानी का में क्या पॉल्यूटेंट ही है ये, क्योंकि नॉर्मली आप पानी पी दो क्या नमक होता है उसमें, नहीं, बट ये सॉल्ट की अमाउंट बढ़ा देता है पानी के अंदर। इवन तो ज़रूरी क्या होता है, इसको भी फिल्टर करना बेहद ज़रूरी है। तो अगेन हम लोग इसमें देखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा होगा। इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें बात करनी है। एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो कि डिस्पोज ऑफ होता है वो पानी में, और प्रॉपर ट्रीटमेंट विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये वाली बातें याद रखनी, इंडस्ट्रियल वेस्ट विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। फिर आता है केमिकल एफ्लुएंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। ये एग्रीकल्चर सेक्टर, और देखिए ऑब्वियस सी बात है, मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन है। इसमें भी देखिए 2 वेरिएंट्स में क्वेश्चन बनते हैं, एक 3 मार्क्स में, एक 5 मार्क्स में। देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल इक्विपमेंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए इन्होंने पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर लिखा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पे लिखा, उसका मिला जुला एक पॉइंट यहाँ बना दिया। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये पॉइंट क्रिएट करने की एक कोशिश है। तो आप अगर इस चीज़ को, ये वाला जो पॉइंट है, अगेन मैं इसको रेड से मार्क करूँगा, हाँ, इस वाले पॉइंट को आप तभी यूज़ करें जब ये 5 मार्क्स में आए, ठीक है, अदरवाइज इसको ना भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन में अगर आया तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, अदरवाइज आप लोग नॉर्मली अपने पॉइंट्स पे ही फोकस करें। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब होता क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी मान लीजिए पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ एग्रीकल्चर में, अब वो क्या होता है, यूजुअली बारिश के पानी के साथ साथ वो अंडरग्राउंड वाटर में भी चला जाता है। हाल फिलहाल की घटना तो नहीं है, बट कुछ साल पहले ये घटना हुई थी। कैसे होती है ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये फील्ड है, एग्रीकल्चर की फील्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में पेस्टिसाइड तो वो ज़्यादा होगा, मान लीजिए पेस्टिसाइड्स है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो गई, तो बारिश के पानी के साथ क्या होगा, धीरे धीरे करके वो भी, जैसे बारिश का पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाता है, क्योंकि सॉइल में आप लोगों ने पढ़ा है, सॉइल में क्या होता है, पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, तो सॉइल में तो उसमें उसके थ्रू पानी नीचे भी जाता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो पानी ऊपर को भी खींचते हैं। तो उन पोर्स में होते हुए जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं वो भी इन ग्राउंड वाटर में चले जाता है, इसको क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये हो गया पॉल्यूट। अब यही पानी जब हैंडपम्प से ऊपर खींचा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, कीटनाशक है वो मतलब कीटाणुओं को मारता है और बेसिकली कीड़ों को मार देता है। बेसिकली एक जहर है वो एक तरीके का। तो वो जहर अगर आप बहुत डाइल्यूट अमाउंट में भी अगर आप लोग खुद अपने बॉडी में अगर ले रहे हो तो हमारी बॉडी के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। तो वो पानी कैसा हो गया, बेसिकली पीने लायक तो बचा नहीं, तो कैसा हो गया, पॉल्यूटेड हो गया उस चीज़ से। तो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज इन एग्रीकल्चर इस तरीके से क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। फिर आता है मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए ये वाले पॉइंट में मतलब केवल आप इसको मैनी अदर, इसमें आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, इसमें ऊपर जगह जगह बना करके इसमें आप यूज़ कर दीजिए अदर ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, इसमें आप लिख दीजिए अदर। ठीक है, और थोड़ी हैंड राइटिंग का इशू हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू तो रहेगा ही। ठीक है, मैनी की जगह आप लिख दीजिए सम अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें लिख करके अदर लिख सकते हैं आप लोग, अदर। ठीक है, दिस आर मेनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, रिलीजियस रिचुअल्स एंड इमर्सिंग ऑफ आइडल्स एक्सेट्रा इन द वाटर एंड ऑल्सो पोल्यूट वाटर। अब देखिए इसमें क्या कहने की मतलब है, इन्होंने कहा जैसे गणेश चतुर्थी के टाइम पे पानी में मतलब वही विसर्जन होता है, दुर्गा माता का विसर्जन होता है, उस टाइप की चीज़ों से वाटर पोल्यूशन होता है। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है।
पहली बात। अब आजकल सरकार के नए नॉर्म्स आ रहे हैं तो पीओपी से बने हुए आइडल्स जो हैं वो बनने कम होते जा रहे हैं। दूसरी बात है, अब आइडल जो है वो किस चीज़ से बन रहे हैं, वो चीनी से बन रहे हो, चॉकलेट से वगैरह से, इस टाइप के एडिबल प्रोडक्ट से बनते जा रहे हैं। अब एक टर्म आता है, वो क्या होता है, एडिबल। व्हाट इज़ एडिबल? जो चीज़ खाई जा सके। ठीक है, एक टर्म आता है व्हाट इज़ कॉल्ड एडिबल। एडिबल मतलब जो चीज़ खाई जा सके। जैसे कि अगर आप कभी आपने कोकोनट ऑयल लिया होगा तो कोकोनट ऑयल में क्या लिखा होता है, 90% एडिबल ऑयल, यानी 90% एडिबल ऑयल है, 10% हमने मिलावट कर रखी है। वो खुद लिख दे, खुद क्यों लिखते हैं वो? यूजली आप लोग पढ़ते नहीं हैं, या लोग पढ़ते नहीं हैं, और उनको मेंशन करना पड़ता है ये चीज़ सरकार के प्रेशर में आकर के, कि 90% तो उसमें कोकोनट ऑयल है ही है कोकोनट ऑयल में, और बाकी 10% हमने बाकी का तेल भी मिला रखा है इसमें। ठीक है, तो 90% एडिबल ऑयल का मतलब है कि 90% मतलब जो वो जो एडिबल चीज़ें होती हैं वो खाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अब जो मूर्तियाँ बन रही हैं, चाहे गणेश जी की हों, दुर्गा माता की हों, चाहे किसी भी की भी मूर्तियाँ हों, वो अब चॉकलेट से या फिर जो चीनी से बन रही हैं। तो अब वो चीज़ पॉल्यूशन इतना कॉज नहीं करती जितना बाकी फैक्टर्स करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, अगेन इसमें इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इसको ना लिखें, बिल्कुल इसको बिल्कुल ना लिखें, इस वाले पॉइंट को क्यों ना लिखें। ठीक है, अगर आप लोग बेसिकली अगर लिखें भी तो यहाँ पे लिख के दे दें, इतना लिख के इसको छोड़ दें। ठीक है, सम अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसको इतना लिख के छोड़ दें अगर लिखें भी तो। अदरवाइज़ देखिए, आपने 3 बातें लिख दी, 3 नंबर में इतना बहुत है, चौथे नंबर पे आपने ये लिख दिया 5 नंबर वाले पॉइंट में, 5 नंबर के लिए। देखिए 3 नंबर के लिए आपके देखिए 3 टिक लगे हुए हैं, 3 पॉइंट बहुत हैं। 5 नंबर के लिए ये पॉइंट आ गया, और 5वां पॉइंट आप लिखोगे सम अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ करके लिखोगे आप उसमें। ठीक है, रिलीजियस वाली बात मैं यूँ नहीं कह रहा कि देखिए मतलब कि इसमें ये मतलब कि गॉड्स का या फिर भगवानों का मतलब उसमें वो हो रहा है, भगवान मतलब इसमें हमारे हिंदू कल्चर को लेकर के कुछ वो हो रहा है। बट अगेन अगर आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हीटेड है, और बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है कि अगर आप किसी भी रिलीजन के ऊपर कुछ भी लिखते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ मतलब वो नहीं रहती। अब एंड हु नोस कि मान लीजिए आपका एग्जामिनर का मूड क्या है, और वो कैसे क्या किस मूड से चेक कर रहा है, और आप इस टाइप की चीज़ें ये इनमें तो इसमें तो इन लोगों ने लिख रखी है नोट्स में। अगर आप आंसर में पेपर में लिख के आ जाए और उस चीज़ को लिख करके उसका एक ही चीज़ इस सब चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ देख करके उसका मूड ऑफ हो जाए और कुछ, फिर वो डिफरेंट मूड से चेक करेगा आप लोगों की कॉपीज़। ठीक है, पॉइंट ये है, आप लोग क्या लिख रहे हो क्या लिख रहे हो उससे मुझे कोई ना फ़र्क पड़ेगा, ना किसी और को कोई फ़र्क पड़ेगा। बट एग्जामिनर को जरा सी अगर कोई बात ख़राब लग गई और उसका मूड ऑफ हो गया, मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी कर रखा था कि कुछ मैंने पॉइंट्स क्लास में भी बताए थे, कुछ पॉइंट्स ऐसे जिसका ध्यान रखना जिससे एग्जामिनर का मूड ऑफ ना हो आप क्या आंसर्स चेक करते टाइम। तो उनमें से ये बात होती है, कोई भी रिलीजियस, मैं ये नहीं कह रहा अपने हम मतलब किसी एक रिलीजन के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए कोई भी बात नेगेटिव वे में ना लिखें। मतलब ये नेगेटिव वे तो नहीं है, बट स्टिल ये वाली थोड़ी सी भी अगर किसी को मतलब लग जाए वो चीज़, तो वो चीज़ मत लिखें, आप ये से एक के लिए बढ़िया होगा। ठीक है, फिर आता है रीज़न ऑफ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम टाइमिंग देखें तो ऑब्वियस सी बात है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती जा रही है, थोड़ी लॉन्ग हो रही है ये वीडियो। तो मे बी पॉसिबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करें। ये आई थिंक आप लोग को सारे पॉइंट्स समझ में आ गए। हर एक पॉइंट जो टॉपिक है जो ब्लू से मैंशनड है, ये एक अपने आप में एक टॉपिक है, हर एक में 3 से 5 पॉइंट्स हैं, उससे ज़्यादा भी पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आपके जितना आप तैयार कर रहे हो उसको एक एक क्वेश्चन आपका तैयार होता जा रहा है, और बहुत सिंपल है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि क्या है वो चीज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, बहुत सिंपल है ये वीडियो। एंड मे बी पॉसिबल कि इस वीडियो को मैं दूसरी अपने वीडियो के साथ मर्ज करके एक कंबाइंड वीडियो बनाऊँ जो 1.5-2 घंटे की होगी वो। बट अगेन शॉर्ट वीडियो बेस्ट होती हैं, आधा घंटे का लेक्चर देखो आप, इन्जॉय करो बाकी। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे वाटर मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर स्कैसिटी क्या होती है, वाटर मतलब किस किस टाइप से अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो इस सेकंड वीडियो पार्ट में हम लोग कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो या तो एक वीडियो में के फॉर्म में भी आपको मिल सकती है, या फिर अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में भी मिल सकती है। और मतलब इन नटशेल ये 2 घंटे से कम का आपका सारी वीडियोस का अगर आप मिला कर भी देखो तो 2 घंटे से कम की ही वीडियोस बैठेंगी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3 से, क्योंकि पेज नंबर 2 तक हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, पेज नंबर 3 से हम देखते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोगों ने एक चीज़ इसमें पढ़ना हुआ है कंजर्वेशन। हम पानी के वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्यों करते हैं?
ठीक है। सबसे पहली बात, हम कंजर्वेशन ही क्यों करते हैं किसी भी चीज़ का? कोई चीज़ अगर हमारे पास कम होती है तभी हम उसका कंजर्वेशन करते हैं। जैसे एक इंसान के पास मान लो बहुत सारा पैसा है, तो वो पैसा मतलब और तो मतलब इन्हें खर्च कर पाता है, फ्री माइंड से खर्च कर पाता है। लेकिन जिस इंसान के पास कम पैसा होता है तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मतलब बहुत कंजर्व करके रखता है पैसे को, ठीक है, वो कंजर्व करके रखता है अपने मनी को। तो जैसे हम लोग तो, आप लोग नॉर्मली भी देखते होंगे, जैसे घर में कोई चीज़ कम है मान लीजिए और मार्केट नहीं है उस चीज़ का आसपास में, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो इसमें है, इसलिए कहते हैं रीज़न फॉर नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं। वाटर की स्कार्सिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब कैसे कैसे 2025 तक मतलब स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। और तो वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, हम कुछ और बार एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्स आर लिमिटेड, ये हम पहले भी जान चुके हैं। रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब ठीक है, रिक्वायरमेंट्स कैसे इंक्रीज हो रही हैं? अब देखिए, अगर मान लीजिए एक एरिया में, मैंने पहले ही बताया था 100 लीटर पानी है, ठीक है, और 5 लोग हैं, तो हर एक इंसान को 20 लीटर पानी मिल रहा है, तो उस चीज़ के लिए पाँच ली- पाँच पाँच लोगों के लिए तो 100 लीटर बहुत है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई इस एरिया के, 10 लोग हो गए, तो 100 लीटर ये कम पड़ जाएगा। तो अब सी बात है, तब अगर एक इंसान को 20 लीटर चाहिए तो 10 लोगों को कितने लीटर चाहिए? 200 लीटर। अब देखिए, जैसे अगर पॉपुलेशन डबल हो गई, ठीक है, तो देखिए, और तो रिक्वायरमेंट भी तो डबल हो गई, 100 की जगह 200 लीटर की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। और पानी क्या 200 लीटर है हमारे पास? नहीं, हमारे पास कितना, 100 लीटर ही है हमारे पास। वाटर टेबल में 100 लीटर ही स्टोर हो पाता है एक बार की बारिश में। तो ठीक है, वाटर रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, जैसे कि हमने बताया लिमिटेड है, और इन रिक्वायरमेंट डे बाई डे इंक्रीज होती है, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है। जो अवेलेबल पानी है उसमें से भी कुछ वाटर रिसोर्सेज क्या है हमारे? पॉल्यूटेड है, ठीक है। रिसोर्स आर पॉल्यूटेड, मोस्ट कुछ हमारे पास रिसोर्स पॉल्यूटेड है और अनसूटेबल है अदर ड्रिंकिंग और अदर पर्पजेस के लिए। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं भी, उसमें से कुछ हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड है। ऑब्वियस सी बात है, वाटर रिसोर्स हमें कंजर्व करना है टू सेफ गार्ड आवर सेल्स फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स। अगर हम मान लो गंदा पानी पीने लग जाएंगे तो हमारे हेल्थ की इश्यूज़ होने लग जाएंगे, हेल्थ में मतलब सेहत में दिक्कत आने लग जाएंगी, ठीक है। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड फॉर कंट्री कंटिन्यूशन ऑफ आर लाइवलीहुड्स, ठीक है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब एनालिटिकल वो है पॉइंट। बेसिकली क्या है, देखिए, एग्रीकल्चर पानी होगा पर्सनल यूज़ के लिए, तब आदमी के पास सरप्लस पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा। जब आदमी के पास एक्स्ट्रा पानी होगा तब वो उससे फिर सिंचाई और बाकी ये काम करेगा, एग्रीकल्चर में पानी डालेगा अपने खेतों को, पौधों को, अपने क्रॉप्स को, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी, और दूसरी बात है, कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉप्स तो उगती हैं मगर वहाँ पे वाटर रेनफॉल के थ्रू नहीं मिलता, तो वहाँ पे पानी सप्लाई ही करना पड़ता है, वहाँ पे इरिगेशन से ही वो मतलब वहाँ पे इरिगेशन जो होता है वो मैन मेड ही करना पड़ता है, मतलब आदमी को ही करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो अगर वहाँ पे इरिगेशन नहीं हो पाएगा, मान लीजिए ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया वहाँ पे मान लीजिए, तो ऐसे में जो है फूड वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे। जब क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे तो खाने के लिए नहीं होगा, तो खाने के लिए नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास खाने के लिए भी अनाज आता रहे, इसलिए भी ज़रूरी है कि हम पानी को कंजर्व करके रखें, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ आर वाटर बॉडीज़, देखिए, पानी के अंदर एक अलग इकोसिस्टम चलता है, इफ़ वी टॉक अबाउट, ठीक है। अब अगर आप किसी पॉन्ड के अंदर देखते हैं, पॉन्ड के अंदर एक अलग लेवल का इकोसिस्टम चलता है। लेट्स मेक इट बिगर अगेन, ठीक है। पानी के अंदर मान लीजिए दिस इज़ अ पॉन्ड, ठीक है, मान लीजिए एक पॉन्ड है। अब पानी के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसा इस टाइप की सरफेस दिखती है, ठीक है। अब ये है पानी की सरफेस, पानी के अंदर भी लेकिन कई चीज़ें होती है, देखिए, कुछ तो कुछ मछलियाँ होती हैं इस पानी के अंदर, देखिए आपको ऊपर कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ प्लांट्स मिलेंगे, कुछ चीज़ें मिलेंगी। इस पॉन्ड के अंदर आपको कुछ मछलियाँ मिलेंगी, ठीक है, कुछ आपको मछलियाँ मिलती हैं, कुछ आपको इसके अंदर ग्रासेस मिलती हैं और कुछ अलग अलग चीज़ तरह की चीज़ें, यानी अलग अलग तरीके का आपको क्या मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सारे ही, क्योंकि आपको पता है एक भी अगर मान लो प्लांट या एनिमल मतलब अगर ख़त्म होता है या एक्सटिंक्ट होता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल इकोसिस्टम जो होगा वो डिग्रेड होगा वाटर बॉडी के अंदर का, ठीक है। तो ये भी चीज़, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, नैनीताल में एक लेक है जो नैनी नैनी लेक है, नैनी झील है, ठीक है। तो उस नैनी झील के अंदर एक ऑक्सीजन का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिससे अब उसके अंदर की मछलियों को ऑक्सीजन मिल सके,
ठीक है। हालांकि ये बात आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर का नया इकोसिस्टम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका डिग्रेडेशन ना हो इसलिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। तो आई थिंक ये जो 5 पॉइंट्स थे ये हम लोगों ने बहुत सिंप्लीफाई करके इन चीज़ों को समझ लिया। ठीक है, कुछ चीज़ों को मैं जैसे हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे रिसोर्सेज पॉल्यूटेड और अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज का लिमिटेड एंड रिक्वायरमेंट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, पहली बात, अब पहला पॉइंट क्या था, रिसोर्सेज पानी का कम कम है और पानी के पानी की जो ज़रूरतमंद है वो बढ़ते जा रहे हैं। जो जितना पानी है भी वो उसमें से कई एक पॉल्यूटेड है और ड्रिंकिंग और अदर पर्पजेज़ के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, हेल्थ हज़ार्ड, अगर हम पॉल्यूटेड पानी पीते हैं तो हमें क्या हो सकते हैं, हेल्थ हज़ार्ड्स। ठीक है, वो ना हो इसलिए भी। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है, एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट, एक एक दो दो तीन तीन चार पॉइंट ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये अगर आप याद कर लेंगे तो बाकी का तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपका नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? बेसिकली देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज, आई डोंट नो इन्होंने नोट्स में क्यों डाल रखा है, इस चीज़ में इतनी इंपॉर्टेंस भी है नहीं, बट अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स अपनी पूरी कंप्लीट कर रखी है जैसा कि आप लोग कह रहे थे, तो मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली क्या होती हैं कि वो कंपनी जिनकी प्रेजेंस एक से ज़्यादा देशों में होती है और एक से ज़्यादा देशों में वो पैसा लगाते हैं जिससे कि और ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिल सके। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने सबने एप्पल के बारे में सुना होगा, सैमसंग के बारे में सुना होगा, जो फ़ोन की ब्रांड्स हैं, ये सब क्या हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि एक देश से दूसरे देश में पैसा लगाते हैं। अब आप देखिए, एप्पल कंपनी है अमेरिका की, एप्पल के फ़ोन बनने लगेंगे अब इंडिया में, तो आप देखिए कुछ पैसा तो उसने अमेरिका में लगा रखा है, कुछ पैसा उसने इंडिया में लगा रखा है। ठीक है, सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की, लेकिन सैमसंग के फ़ोन बनते कहाँ पे, इंडिया में। पार्ट्स कहाँ से आते हैं, कुछ एक जगह से, कुछ एक पार्ट्स चाइना से आते हैं, कुछ एक पार्ट्स अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से आता है। यानी कि दुनिया के कई देशों में जिन कंपनीज़ की प्रेजेंस है, एक कंपनी जिसकी कई देशों में, मतलब कई देशों में ऑफिस या फैक्ट्रीज़ हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, जैसा कि वर्ड देखो, मल्टी यानी कि कई सारे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टी यानी कई, मल्टी का मतलब क्या होता है, कई सारे। मल्टी यानी कई सारे, नेशनल मतलब कई सारी, नेशनल यानी कंट्री, और कंपनीज यानी कि कंपनी जो होती है जिस पर कई सारे लोग काम करते हैं। कई सारे देशों में जो कंपनी प्रेजेंट हो उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सॉरी फॉर द ग्लिच स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोग ये पढ़ रहे थे मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, दोज कंपनीज हुज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन मोर देन। ठीक है, हम लोगों ने बता दिया, देखो मल्टी नेशनल कंपनीज जिन लोगों ने एक से ज़्यादा देश में पैसा लगा रखा हो या फिर एक से ज़्यादा देश में ऑपरेट करते हो, जैसे एप्पल, सैमसंग, गूगल, तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपकी लिखी हुई है, हुज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन मोर देन अ सिंगल नेशन। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्ट कैपिटल इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, ये दो बातें याद करना, मल्टी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एंड इनफैक्ट ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, आप इसको अगर मान लो थोड़ा बहुत इग्नोर भी करते हो या फिर कम भी पढ़ते हो तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा पूछते नहीं। आप भी देख सकते हो, इस पर इतने पॉइंट भी नहीं बन रहे, तो आएगा भी तो अच्छा 1 मार्क में आएगा ये, 1 मार्क से ज़्यादा मैं उसमें कंटेंट है ही नहीं। ठीक है, अब इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए क्यों कहा, क्योंकि ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वाला पार्ट करना था। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन। अब मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, अब मान लो ये भी क्वेश्चन अगेन, हर क्वेश्चन मैंने आपको बताया, देखिए 3 वेराइटीज़ में आता है आपके, 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। तो ये आप देखिए, ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल, और उस क्वेश्चन का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कैसे वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वाटर स्कार्सिटी के रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, सबसे पहली बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडिपेंडेंस से पहले भी हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे थे, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को, मतलब बेसिकली क्या कर रहे थे, मतलब हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हो कुछ चीज़ों की इंडस्ट्री थी, कुछ चीज़ों के लिए नहीं थी। जैसे वो कुछ चीज़ों की अंग्रेज़ लगने भी नहीं देते थे इंडस्ट्रीज़, जैसे कपड़ों की इंडस्ट्री कभी नहीं लगने दी अंग्रेज़ों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉटन ले जा करके खुद सस्ता कॉटन यहाँ से ले आते, तो कपड़े को महंगे बना करके महंगे में बेचते थे। तो अब जो इंसान के पास खुद की इंडस्ट्री हो, क्यों चाहेगा कि इंडिया में भी लोगों के पास अपनी इंडस्ट्रीज़ हों।
तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा। ठीक है, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये का पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, इसको इस तरीके से देखिए, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। अब मान लीजिए कपड़ों की इंडस्ट्री है, हम लोग कपड़ों की इंडस्ट्री बात कर रहे हैं शुरुआत से। तो अगर मान लीजिए कपड़ों की इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री क्या हो बढ़ रही है, तो कॉटन को धोने के लिए या फिर कॉटन को क्लीन करने के लिए पानी रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री अगर मान लो एक दिन में 1000 लीटर्स ऑफ पानी वाटर यूज़ करती है, तो अगर ऐसी 10 इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो कितना पानी यूज़ होगा, इंटू 10, यानी फिर 10,000 लीटर पानी एक दिन में यूज़ होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी उतना था फ्रेश वाटर का यूज़ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो और जितने बढ़ेगी उतना यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर भी बढ़ेगा। दो बातें इसमें ध्यान में रखनी है, दो वर्ड्स ध्यान में रख लो, पूरा एक पॉइंट आपका रेडी है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, अर्बन लाइफ स्टाइल से एडेड टू वाटर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। देखिए पहले पहले क्या होता था, एक एक सेंटर है, मान लीजिए एक शहर का एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, दिस इज़ अ एरिया। अब इस एरिया में मान लीजिए 50 घर हैं, 50 घर हैं। अब 50 घरों के लायक यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश पड़ती है तो ग्राउंड वाटर में भी पानी है, थोड़ा बहुत लेक्स में भी, रिवर्स में भी पानी है, तो वो 50 घरों को सस्टेन करने के लिए पानी हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मान लीजिए सेम एरिया है, मान लीजिए सेम एरिया है, और सेम एरिया कहाँ पे, मान लीजिए नोएडा गुड़गांव का अलग एरिया मान लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक एक बिल्डिंग में ही क्या है 50 घर, मान लीजिए एक कॉलोनी में ही 50 घर हो जाते हैं। क्योंकि पहले पहले क्या होता था, मान लीजिए 50 घर बनाने हैं, तो 50 घर कैसे बनते थे, ऐसे ऐसे करके, हर एक थोड़ी देर जगह छोड़ के एक घर, हर थोड़ी जगह छोड़ के एक घर। आजकल आप देखते हो 10 घर ही एक बिल्डिंग में बन जाते हैं, 10 घर। तो अगर ऐसी ऐसी अगर मान ली 5 बिल्डिंग भी अगर खड़ी हो गई, तो थोड़े छोटे से एरिया में ही, पहले 50 घर पूरे इतने बड़े एरिया में आते थे, अब 50 घर केवल इतने से एरिया में, यानी इस टोटल एरिया में मान लीजिए पहले 50 घर होते थे, अब इतने से एरिया में कितने घर हो गए, मान लीजिए 500। अब यानी कि अगर एक, ऑब्वियसली बात, अगर एक घर में 100 लीटर पानी चाहिए, तो पहले 50 घरों में 50 × 100 था, 500 × 100 हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि 100 टाइम्स पानी की रिक्वायरमेंट, 10 टाइम्स पानी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, बढ़ गई है। सिंपली 50 × 10 कर दो, 500 हो जाएगा। तो पानी की रिक्वायरमेंट्स भी कितनी बढ़ जाएगी, 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, जैसे हमने इंडस्ट्री के केस में देखा था। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ देखी कि जितने ज़्यादा अर्बन सेंटर्स बढ़ेंगे, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स, और अर्बन सेंटर्स भी ऐसे जिनकी लार्ज और डेंस पॉपुलेशन है, अर्बन लाइफस्टाइल है। ठीक है, वाटर और एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ बातें ना, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर जितने ज़्यादा होंगे वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अर्बन सेंटर भी दो तरीके के होते हैं, एक मुरादाबाद जैसे, अब आप मुरादाबाद में देखेंगे सबके घर अलग अलग होते हैं, यूजुअली हम फ्लैट्स कम देखने को मिलते हैं। तब भी मुरादाबाद जैसे शहर में भी आप देख सकते हो कि कई सारे, आप देखेंगे कि छोटे शहरों में भी कई सारे फ्लैट्स बनने लग गए हैं। अब बड़े शहरों में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ज़मीन पे घर बहुत कम मिलेंगे, केवल फ्लैट्स ही फ्लैट्स मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगेन आप एक चीज़ देख सकते हो, एक तो हो गया अर्बन सेंटर्स का बढ़ना, उस अर्बन सेंटर्स में भी डेंस पॉपुलेशन का बढ़ना। ठीक है, मैंने आपको कहा था पहले 50 घर थे, वो इस तरीके से 50 घर एक बड़े एरिया में स्प्रेड थे, अब एक ही एरिया में ज़्यादा घर। ठीक है, छोटे कम एरिया में ज़्यादा घर। अब ठीक है, अब यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है, अब एक चीज़ देखो, पहले इस इतने एरिया में 50 घर समा गए थे, अब ऐसे ऐसे कर करके घर एक के ऊपर एक के ऊपर एक घर बना बना के अब इसी एरिया में 500 घर समा गए हैं। ठीक है, 500 घर आ गए इसी एरिया में। तो अब ठीक है, तो अब वो पॉपुलेशन कैसे हो गई, डेंस हो गई। डेंस कैसे, पहले आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, उतनी ही वॉल्यूम में अगर ज़्यादा मास आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब उतनी ही जगह में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई तो पॉपुलेशन की क्या होगी, ज़्यादा डेंस हो गई, ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई पॉपुलेशन की। ठीक है, अर्बन लाइफस्टाइल हम सबको पता है, वहाँ पे मतलब लोगों को मतलब 24/7 रनिंग वाटर चाहिए, और किस तरीके से, एंड इवन तो कुछ चीज़ें और भी हैं जो अर्बन लाइफस्टाइल को और बढ़ा देती हैं, या अर्बन लाइफस्टाइल को और ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग बना देती हैं। ठीक है, एडेड टू वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये सब बातें दो 4-5 वर्ड्स आपको अगर मिला लो तो उससे एक पॉइंट आपका रेडी बन जाता है। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए पेपर में, तो ठीक है, अब आप लोगों को अगर मान लो इस बताऊंगा, उसका भी तरीका बताऊंगा मैं कि कैसे आप लोग उस चीज़ को डील कर सकते हैं। फिलहाल अब आप देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स इन सिटी एज वेल एज इन विलेजेस। ठीक है, और कहीं पे भी पानी का एक्सेसिव अगर यूज़ हो रहा है तो वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, सिंपल सी बात है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन सिटीज़ एज वेल एज विलेजेस। ठीक है, ये चीज़ें बाद में कर, अब आपको कहीं पे भी कुछ समझ में ना आए, सबसे पहली बात। ठीक है,
ठीक है, इंडस्ट्रियल रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये थी इंडिपेंडेंस के बाद, ये मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे सिंपल सी बात ये है, ये आपको पता है कि एक जनरल थिंकिंग है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी घर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, पॉपुलेशन के साथ नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब तो इसलिए फिर जब हाउसेस बढ़ेंगे तो हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में भी पानी लगता है। हाउस बनने के बाद जब लोग रहते हैं तो उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जितने लोग रहते हैं, लोग की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, जितनी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है उतनी इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, फैक्ट्री, क्योंकि लोगों को सामान भी तो चाहिए रहने के लिए। तो वो सामान कहाँ से आता है, फैक्ट्री से आता है। ये कंप्यूटर, ये बाकी चीज़ें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन चीज़ों की हेल्प से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये फैक्ट्री से तो आ रहा है। तो जितने ज़्यादा कंप्यूटर मिलेंगे, जितनी ज़्यादा कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज भी बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो देखिए 3 4 5 पॉइंट्स तो देखिए सोच सोच के अगर आप एक सीरीज़ में सोचते चले हैं तो 3 4 पॉइंट्स तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो यानी 3 से 5 पॉइंट का भी आपको ये वाला क्वेश्चन भी रेडी हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यूज ऑफ फ्रेश वाटर भी इंक्रीज हो रहा है, अर्बन सेंटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हर सेंटर में पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ती आ रही है, हर एक छोटी एरिया में भी डेंस होती आ रही है, लाइफ स्टाइल भी थोड़ा बहुत मतलब वाटर खर्च करने वाला हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ठीक है, और प्लस अगर मान लो कहीं कुछ भी नहीं हो रहा तब भी लोग, अगर मान लो किसी एरिया में वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, तब भी क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तब इससे पिछली वीडियो में आई थिंक बताया होगा कि किस तरीके से अगर मान लो इरिगेशन के लिए आप पानी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा पानी यूज़, मान लो आप पानी चला करके, पानी का स्विच ऑन करके उसको सो गए आप मान लीजिए, और वो पानी बहे जा रहा है आपके आपके मान लो क्रॉप से लेकर के दूसरे की क्रॉप में भी जा रहा है और फिर सड़क में भी आ रहा है। तो वो क्या है, एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन है एक तरीके का, यानी कि आपको जितनी नीड है उससे कहीं ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो शहरों में और गाँव में दोनों जगहों पर देखने को मिल जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स के में से कुछ की पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया है, इसको आप याद कर सकते हैं। और बेसिकली 3 to 5 मार्क का आपको क्वेश्चन रेडी है। फिर ये भी आता है रीज़न फॉर इंक्रीजिंग वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, कुछ घूम फिरा के देखिए एक जैसी बात होती हैं, कनेक्टेड बातें होती हैं, तो आप लोगों को समझना मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इंडिया मानसून क्लाइमेट, कंट्री ऑफ मानसून क्लाइमेट। देखिए इंडिया में देखिए बेसिकली जो बारिश डिपेंड करती है वो काफ़ी हद तक मानसून पे डिपेंड करती है। अगर आप देखेंगे जो खरीफ की फसलें होती हैं, जैसे चावल, जैसे धान हो गए, बाजरा हो गया, तो ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये गर्मियों के मानसून पे डिपेंड करती हैं। जून जुलाई के महीने पे जो मानसून आता है यहाँ पे, अगस्त के महीने में जो मानसून आता है। और जो उसकी गेहूं की फसलें होती हैं और जो बाकी की फसलें होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, जो विंटर्स में जो रेनफॉल होती है। तो बेसिकली सारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, मानसून पे अराउंड कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, मानसून अगर ना आए तो उस वजह से क्या होता है, पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है। अब हम लोग एक बार बताइए, अगर किसी के ऊपर डिपेंड, मान लें किसी इंसान है, किसी इंसान के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, अब अगर ज़रूरत के टाइम पे वही इंसान ना आए तो हमारे पास क्या हो जाती है, किल्लत हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो इसको उस तरह समझ लीजिए, इंडिया का क्या है, कंट्री ऑफ मानसून क्लाइमेट है। ठीक है, कि फेलियर ऑफ मानसून अगर होगा तो पानी की स्कैर्सिटी भी होगी। ठीक है, ठीक है, रैपिड ग्रोथ किस में हो रही है, इरिगेशन के पानी में डिमांड में हो रही है। अब ऐसा क्यों, देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं इसका मतलब खाने वाले बढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा खाने वाले होंगे उतनी ज़्यादा फसल उगानी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब जितनी ज़्यादा फसल उगानी पड़ेगी उतना ज़्यादा इरीगेशन चाहिए होगा, इसलिए इरीगेशन के वाटर की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ डाउनफॉल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से डाउनफॉल ऑफ वाटर है। ये आपका पॉइंट देखिए, ये वाला पहले 2 पॉइंट आपको ये समझ में आ गए, मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से ग्राउंड वाटर का डाउनफॉल कैसे होता है। अब आप एक चीज़ सोचिए, मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, तो हम उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करके बना लेते हैं डायग्राम को। मान लीजिए एक ग्राउंड वाटर रिसोर्स है। ठीक है, एक ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, थोड़ा इसको मतलब ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, ये दिस इज़ अ ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे कुछ वाटर है।
ठीक है। अब क्या होता है, यूजुअली हम क्या लोग कैसे पानी ड्रॉ करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग बनाते हैं, हैंडपम्प्स बनाते हैं। बेसिकली लोग क्या करते हैं, हैंडपम्प से, हैंडपम्प है ये, दिस इज़ अ हैंडपम्प, और हैंडपम्प के थ्रू एक पाइप जाता है, जो पाइप आके पानी को खींचता है। ठीक है, मान लीजिए पाइप यहाँ तक है हैंडपम्प का, जो पानी को ऊपर ड्रॉ कर रहा है। अब अगर मान लो एक फैक्ट्री सेटअप होती है, दिस इज़ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री सेटअप होती है, उसमें बहुत तगड़ा सबमर्सिबल लगा हुआ है। अब वो जितने हैंडपम्प, कई सारे हैंडपम्प्स हो, तो उतना पानी अकेले ड्रॉ कर दिया। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, आप देख सकते हो, जैसे आप एक गिलास है, एक गिलास है पानी का, तो उसमें आप पानी पी रहे हो मान लो, ठीक है, उसमें सब पानी पी रहे हो पानी के गिलास से। तो एक एक टाइम पे क्या था, आपका पानी का गिलास देखिए यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है। जब आप पीना स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप सीधा रखोगे उसको गिलास को, तो आप देखोगे पानी यहाँ पे हो गया। जैसे जैसे पानी खत्म करते जाओगे, पानी उतना ही वाटर का लेवल क्या होगा, उतना नीचे चले जाएगा। सेम काम यहाँ पे होता है, फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पानी जो, और पानी जो यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, तो क्या होता है, यहाँ से पानी जो होता है इस लेवल से कम होता है। तो जैसे मैंने बताया, ये लेवल जो होता है ये नीचे ज़्यादा चला जाता है पानी का। तो जो पहले वाटर का लेवल यहाँ था, वो वाटर का लेवल क्या हो जाता है, वो वाटर का लेवल यहाँ पहुँच जाता है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो फैक्ट्री जिसका पाइप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे तक हैं, वो तो पानी को खींच लेंगे। अब लेकिन हैंडपम्प्स और जो बाकी के लोगों के अंदर घरों के सबमर्सिबल हैं, क्या उन पे पानी पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि पानी का लेवल है यहाँ, पाइप आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक इनको पानी मिलेगा ही नहीं, इतना जो गैप आ जाएगा ना, तो हैंडपम्प को जो पानी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ डाउनफॉल, तो इससे अब क्या कहता है, डाउन फॉल ऑफ ग्राउंड वाटर। पर ग्राउंड वाटर है, कमी की वजह से क्या हो रहा है, उसका लेवल नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, तो डाउनफॉल ऑफ ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मतलब वैसा था, मैंने डायग्राम की वजह से समझाना पड़ा आप लोगों को, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, ग्रोइंग प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्स ड्यू टू पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, फिर वही अर्बनाइजेशन वाला पार्ट, तो इसे आप वैसे ही रीड कर लें सिंपली। ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये भी हम लोगों ने कर चुके हैं, सारी बात बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपका रीजंस फॉर इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी ये भी हो गया। और देखिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, उन्हें याद करना, पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सिंपल, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, हाइड्रो पावर पे। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस चैप्टर में अब आप लोग सोचेंगे हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, हम लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली हम मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि वाटर में हम लोगों को सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट है वाटर स्कार्सिटी, कि पानी की स्कार्सिटी कैसे होती है, पानी की स्कार्सिटी से क्या क्या हो सकता है, कैसे उससे बेसिकली हमने कैसे कैसे हो सकती है ये चीज़ हमने देखी। अब पानी से इलेक्ट्रिसिटी और जो प्रोजेक्ट्स जो जो पानी वाटर वेज के ऊपर होते हैं, जो रिवर्स के ऊपर होते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिवर्स, क्योंकि देखिए देखिए इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पानी, और पानी इंडिया में जितना पानी है उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को डील करना। पानी के ऊपर, पानी की कमी कैसे हो सकती है, पानी की कमी से क्या क्या होता है, पानी से हम लोग बिजली कैसे बना सकते हैं, पानी को हम लोग बचा कैसे सकते हैं, पानी से जुड़े हुए सारे सवाल। ये एक चीज़ के ऊपर नहीं है, वाटर, दिस चैप्टर इज नॉट ओनली ऑन वाटर स्कार्सिटी, दिस चैप्टर इज ऑन एवरीथिंग। ठीक है, पानी के से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आपके, पानी से बिजली कैसे बनती है, पानी बचा कैसे सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी कैसे बचता है, पानी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। सॉरी, थोड़ा बहुत आप लोगों को ग्लिच देखना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत मतलब इश्यूज़ की वजह से मुझे वीडियो बार बार रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, और हमने इससे पहले बात करी थी कि चैप्टर पानी से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं, वाटर स्कैरसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग पावर रिवर्स, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सारी चीज़ें मतलब एक सारे टॉपिक पानी से जुड़े हुए जितने टॉपिक्स हैं सबको डिस्कस करेगा। तो बीच में इन्होंने टॉपिक डाल दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फ्लोइंग वाटर रिवर्स बाय थ्रोइंग इट फ्रॉम हाइट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने लिखा है। बेसिकली डेफिनेशन एक्चुअली होती क्या है, बेसिकली अगर आप लोगों ने कभी जनरेटर अगर देखा हो किसी ने, हालांकि जनरेटर ऐसा कोई नहीं होता जिसने जनरेटर ना देखा हो, और आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, तो डायनामो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड थंब रूल या राइट हैंड थंब रूल का यूज़ भी पढ़ा होगा, कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करती है, मोशन क्रिएट करती है। ठीक है, दैट क्रिएट्स अ मोशन।
बट अगर मोशन है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज़ें आपस में क्या है, रिवर्सेबल है। ठीक है, दिस थिंग इज रिवर्सेबल। ठीक है, तो अगर आप देखें थोड़ा सा, लेट्स इंक्रीज द साइज। तो अगर आप देखें तीन चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तीन चीज़ें, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम सिंपली फील्ड लिख लेते हैं, थोड़ी राइटिंग का इशू रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एम फील्ड लिख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड और एक है मोशन। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा था अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है, कॉइल है ये, दिस इज अ कॉइल। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या करते हैं, घूमना स्टार्ट कर देती है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देती है। और जो मोटर इससे कनेक्टेड है वो क्या करता है, घूमना, यानी अगर फैन अगर है तो फैन इस डायरेक्शन में इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी, यानी अगर ये दो चीज़ें हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या क्या क्रिएट होता है, मोशन, यानी घुमाव स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका कॉन्वर्स चीज़ देख लो, इसका एक रिवर्स केस देख लीजिए। अगर आप लोगों ने अपने उसमें भी, आपको थोड़ा साइंस का भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है, अगर आपने मोशन दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के केस में क्या होता है, यूजुअली मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, दिस इज ये पहाड़ों के बीच में से नदी बह रही है, हाइट में से रिवर बह रही है। तो जब हाइट से तो हाइट से जब रिवर बहती है तो काफ़ी सारे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, एक पतले से एरिया से गुजारा जाता है। तो अब मान लीजिए पानी को अगर रोका जा रहा है तो पानी नीचे जो आता है तो एक बहुत हाई स्पीड से आता है। तो बहते हुए पानी से क्या होता है, जो इसके अंदर के जो पंखे होते हैं, फैंस होते हैं, वो फैंस क्या करते हैं, वो घूमते हैं। ठीक है, बहते हुए पानी से फैंस जो होता है घूमते हैं। जैसे आपने हवा विंड मिल देखी होगी, विंड मिल क्या होती है, जैसे जैसे हवा चलती है विंड मिल घूमती है इस तरीके से। तो पानी के बहने से क्या होता है, इस ये वो घूमता है, फैंस इसको घूमते हैं, फैन घूमते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाली कॉइल घूमती है, कॉइल घूमती है तो क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल में यह चीज़ हमने डिस्कस कर ली, सिंपल एक लाइन की थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फ्लोइंग वाटर्स एंड रिवर्स फ्रॉम हाइट। ठीक है, दो तीन पॉइंट याद, तीन शब्द याद रखने गए हैं इसमें, और बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अब इसको जो पूरा टॉपिक है हाइड्रो पावर को, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर हम लोग वापस से अपने वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे चलते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इससे पहले तो हमने रीजंस फॉर इंक्रीजिंग वाटर स्कैर्सिटी इन रीजन पढ़ा। देखिए हम लोग जो आपकी एनसीईआरटी आपको जो पढ़ाती है, जिस तरीके से नोट्स दे रखे हैं, और नोट्स को भी अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कुछ तरीके से उस चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हमें वाटर के बारे में बताया, फिर वाटर स्कार्सिटी क्या होती है वो बताया, वाटर स्कार्सिटी कैसे होती है देखिए रीजंस में लिख दिया वो। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ लिया, और कई उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें भी डिस्कस कर ली। अब कैसे होती है, क्या होती है, सब हमने समझ लिया। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, सम प्रॉब्लम को केवल डिस्कस करने से केवल बात नहीं बनती ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से बात बनती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, प्रॉब्लम को कम करने से हमारा एडवांटेज होगा। तो प्रॉब्लम को कैसे कम करना है, कि कैसे हम वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके मेजर्स फॉर अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में। ठीक है, डू नॉट ओवर ड्रॉ द ग्राउंड वाटर, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब हमने चीज़ क्या देखी इसमें, हम लोगों ने अगर डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा ये वाला, तो इस वाले डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था, इस वाले थोड़ा डायग्राम थोड़ा ये देखिए, इस फैक्ट्री हमने देखा था, फैक्ट्री क्या कर रहा था, पानी बहुत ज़्यादा ले रहा था, यानी ये क्या कर रहा था, ये ओवर ड्रॉ कर रहा था। तो अब हर वाटर टेबल में क्या होता है, इस ग्लास के एग्जांपल से दीजिए। अब अगर मान लीजिए बारिश से इस ग्लास में मान लीजिए पानी भरता है, ये वाटर टेबल है, ग्लास में बारिश से इसमें पानी भरता है, तो पहले इसका वाटर लेवल यहाँ था, अब फिर उसके बाद ये उसका वाटर लेवल क्या हो गया, यहाँ, यानी ये लोगों के लिए कंफर्टेबली वाटर लेवल मेंटेन्ड है। अब जिस स्पीड से इसमें पानी भर रहा है, उससे तेज स्पीड से अगर इससे पानी निकलेगा, आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में वाटर और टैंक वाले क्वेश्चन भी करे होंगे, आई थिंक 9th में भी करे होंगे, 10th में भी करे होंगे। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जिस स्पीड से इसमें पानी भर रहा है उस स्पीड से अगर पानी निकलेगा तो क्या इसमें पूरा कभी भर पाएगा, नहीं, उल्टा और कम होता चले जाएगा। सेम काम वाटर टेबल के साथ है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है कि ग्राउंड वाटर का जो ओवर ड्रॉ है, ये वर्ड है ओवर ड्रॉ, इसको रोकना है। और ग्राउंड वाटर को क्या होने देना, रिचार्ज। रिचार्ज कैसे होगा, बारिश से। तो ये दो वर्ड्स, ओवर ड्रॉ और रिचार्ज, इनको चीज़ों को ध्यान में रखना। ग्राउंड वाटर तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स। ठीक है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। डू नॉट पोल्यूट वाटर,
डू नॉट पॉल्यूट, अवॉइड वेस्टेज। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं हम इसको, अगर हम लोग फिलहाल इसको इरेज कर दें। कुछ कीवर्ड्स दिमाग में अगर आप लोगों का आ जाए, देखिए, एक तो ओवर ड्रॉ नहीं करना, और क्या करना है, इसको रिचार्ज होने देना है। ठीक है, ओवर ड्रॉ रिचार्ज, इसको ध्यान रखना। पानी की वेस्टेज अवॉइड करनी है, पॉल्यूट नहीं करना पानी को। टैपिंग ऑफ रेन वाटर इन रिजर्वायर्स, ठीक है, ये करना है। ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स अपनाना है, जो ड्राई एरियाज में स्पेशली जहाँ पे पानी कम होता है। क्या क्या होता है, सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं फिर से। पानी को ओवर ड्रॉ नहीं करना और ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज होने देना, ये हमने डिस्कस कर लिया। वेस्टेज नहीं करनी पानी की, ये भी हमें पता है कैसे नहीं करनी। डू नॉट पॉल्यूट द वाटर, पानी को पॉल्यूट नहीं करना, ठीक है। टैपिंग रेन वाटर इन रिजर्वायर्स, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। अब ये रिजर्वायर्स क्या होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स, अब मान लीजिए बारिश का पानी है, सपोज कीजिए बारिश का पानी है, अब वो बह के आपके घरों में भी बह रहा है। अब उससे पहली बात तो वो अगर बह रहा है तो उससे दो एडवांटेज हैं। पहली बात, एक तो सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है उसके बहने से। और दूसरी बात है, वो बह करके कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली सारी चीज़ें बहती हैं तो कहाँ जाती हैं, कि नालों में जाती हैं। तो क्या हो जा रहा है, ड्रेन हो जा रहा है वो, तो पानी क्या हो जा रहा है, वेस्ट। तो अब अगर हम पानी को, उस पानी को अगर मान लो एक पाइप लाइन के थ्रू छतों में पाइप लगा करके अगर मान लो उसको सेव करें, उसको एक टंकी में भर लें उस पानी को, तो क्या नहीं होगा, वो बहेगा नहीं, तो क्या नहीं होगा, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और वेस्टेज भी नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट था टैपिंग द रेन वाटर इन रिजर्वर्स, ये यही कह रहा है कि पानी को सेव करके रख लो, टैप करके रख लो, ठीक है, जिससे कि ठीक है, तो इससे पानी भी बचेगा और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स, ये वो सिस्टम्स हैं जिससे इरीगेशन के लिए आपको पूरी की पूरी फील्ड नहीं भरनी होती। जहाँ जहाँ आपकी क्रॉप्स हैं वहाँ वहाँ आपको वो इरीगेट कर सकते हो आप, स्पेशली ड्राई एरियाज़ में। अब इससे क्या होगा, साफ सीधी बात है, पूरी फील्ड को ना भर के केवल जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं वहाँ वहाँ अगर इरीगेट कर रहे हैं, इसका मतलब पानी कम खर्च हो रहा है, पानी कम खर्च कर रहा है, और इसका मतलब पानी बचा, बाकी का पानी क्या हो रहा है, बच रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके मेजर्स अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बहुत सिंपल पॉइंट है, और बाकी उसको ओवर सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है। अब आप लोग इस चीज़ को देखिए, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन वाला पार्ट। क्योंकि जब आपको पूरा चैप्टर ही पानी के ऊपर है, तो ये चाहिए वाला टॉपिक भी कैसा हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला टॉपिक भी। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट की तरह, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीजन्स फॉर स्कार्सिटी इन वाटर इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम लोगों ने हाउ वाटर वॉज कंजर्व्ड इन एशियंट इंडिया। ठीक है, इसके बाद आया था टॉपिक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और मतलब वो चीज़ों पे आया था टॉपिक, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वे फिलहाल हम जो एक सबसे वाटर कंजर्वेशन पे ही इस चीज़ को एंड कर देते हैं, मतलब स्कार्सिटी और स्कार्सिटी कंजर्वेशन, इस पे एंड कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, जो हो सकता है यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड के में आ जाए, हाउ वाटर वॉज कंजर्व्ड इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ठीक, अब इसमें अब एक चीज़ आपको बताऊं, ये किसी एक टाइम के ऊपर बात नहीं हो रही, अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा कैसे कैसे पानी को कंजर्व करने के लिए, यानी कि उस टाइम पे भी राजाओं को पता था कि पानी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और पानी को बचाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय के राजाओं को ज़्यादा अकल थी आज के सिस्टम के, आज के सिस्टम में लोगों का गवर्नमेंट से ज़्यादा। ठीक है, तो उस टाइम के राजाओं को मतलब इतना समझ थी, तो उन्होंने कोई अलग अलग राजाओं ने अलग अलग स्टेप्स लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको एक तो टाइम याद करना है, जगह या राजा याद करना है, और क्या क्या किया उन्होंने वो याद करना है। ठीक है, मैं अलग अलग पॉइंट्स से पॉइंटर्स से मैनेज कर दूंगा। देखो, फर्स्ट सेंचुरी में क्या था, इलाहाबाद में सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था, किस तरीके से पानी को वेस्ट ना होकर एक टंकी में भर लेना, उसे क्या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इस टाइम पे क्या हुआ था, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स क्या थे, वो बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। ठीक है, यही होता था पहले इंडिया की, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये एंशिएंट इंडिया जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो मिडीवल टाइम्स में क्या था, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे राजा खराब थे, कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा खराब थे। तो कुछ जो राजा खराब होते थे उनके बारे में हम लोग नेगेटिवली पढ़ते हैं, जो राजा अच्छे होते थे उनके लिए पॉजिटिवली पढ़ते थे। एंशिएंट इंडिया में जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा थे, उन्होंने क्या काम किया, लोगों के लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो डेवलपमेंट के लिए जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाते हो, जैसे प्रेजेंट सरकार देखिए कुछ चीज़ों में अगर गलत, मतलब कुछ चीज़ों में क्या मतलब ज़्यादातर सही करती है सरकारें। इस बार की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो किस पे इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का भी टाइम था, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चीज़ों को बिल्ड करने में यानी बनाने में वो करता था इन्वेस्ट। तो सबसे ज़्यादा उसने क्या बनाया था, लेक्स, डैम्स, इरीगेशन सिस्टम्स बहुत एक्सटेंसिवली बिल्ड करे थे।
ठीक है। ये हम इसमें हम लोग ये चीज़ क्यों बनाई, तो उसने और भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन हम क्योंकि पानी से जुड़े हुए चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके 2 पॉइंट्स ये चीज़ ये कवर हो गया। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम मिला है कहाँ कहाँ पे, कई जगहों पे मिला है, लेकिन आपको सब चीज़ें याद करने बैठोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी हो जाएंगी। केवल 2 सिंपल वर्ड्स याद कर लो, कलिंग उड़ीसा में, बिन्नूर कर्नाटका में, सिंपल। ठीक है, क्योंकि आप नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश ये सब चीज़ें याद करने बैठोगे तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो बेसिकली सिंपल बात करना है, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम कलिंगा उड़ीसा में भी मिले थे और बेनूर कर्नाटका में भी मिले थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम बहुत एक्सटेंसिवली बिल्ड हुए थे। ठीक है, तो एक वर्ड आपका क्या टाइम था और एक वर्ड क्या क्या डेवलपमेंट्स देखे गए उसमें। ये अगर आप इस तरीके से कर लो ना तो आपका हाउ वाटर वॉज कंजर्व्ड इन इंडिया ये वाला टॉपिक भी पूरा बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, भोपाल लेक क्या हुई थी 11वीं सेंचुरी में, क्या था भोपाल लेक डेवलप हुआ, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम। ठीक है, अब एक टर्म आता है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक क्या होता है? ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक और एग्जांपल देता है। आप लोगों ने उदयपुर के बारे में सुना होगा, उदयपुर को क्या कहता है, हम द सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। द सिटी ऑफ लेक्स मतलब कि वहाँ पे लेक्स ही लेक्स हैं। अब ऐसी लेक्स नहीं है जैसे नैनीताल में, नैनीताल में क्या है, नेचुरल लेक। ठीक है, और ये क्या है, आर्टिफिशियल लेक। तो लेक्स भी 2 तरीके की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल लेक जो होती हैं, जो ऑब्वियस सी बात है कहीं पे नहीं होती, मतलब कहीं पे भी आपको मिल सकती है। जैसे तालाब होते हैं, तालाब क्या किसी इंसान ने बनाया नहीं, वो पहले से ही वहाँ पे थे, पानी एक जगह पे इकट्ठा हो गया, वो तालाब बन गया। वही तालाब अगर बड़ा हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लेक कह देंगे। मतलब वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, पानी वहाँ पे अपने ही इकट्ठा हो गया और वहीं पर पड़ा रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। आर्टिफिशियल लेक मतलब वहाँ पर पहले लेक नहीं थी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, डायग्राम से समझ की हेल्प से समझते हैं। नॉर्मली होता क्या है, मान लीजिए एक एक जगह है, मान लीजिए नैनीताल है, नैनीताल में कई सारे पहाड़ हैं, मान लीजिए कई सारे पहाड़ हैं नैनीताल में। अब बीच में एक क्या है, एक एक गड्ढा सा बना हुआ, कई सारे पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, बीच में एक नीचे को खाली जगह है। तो उस खाली जगह में जब आप देखेंगे, उस खाली जगह में जब पानी भर गया तो उस हमने क्या बोल दिया है कि वो लेक बोल दिया। अब वो कैसी, किसी इंसान ने बनाई है नहीं, तो कैसी लेक है वो, दैट्स अ नेचुरल लेक। ये कैसी है, नेचुरल। अब वहीं पर उदयपुर में क्या है, उदयपुर में एक आदमी था, उसने क्या किया, एक गड्ढा किया। ठीक है, एक आदमी था, उसने गड्ढा कर दिया, सिंपली सिंपली उसने गड्ढा खोदा। एक जैसे ये लैंड है, लैंड में उसने गड्ढा कर दिया ये। अब इस गड्ढे के अंदर उसने पानी भरवा दिया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम हो गई बट आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब पहले तो उस इंसान ने जो गड्ढा करके पानी भरवा दिया, अब वो लेक तो बन गई, लेकिन वो लेक कैसी बनी, मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल। वो एक इंसान ने बनाई, वो पहले नहीं थी वहाँ पे, वो गड्ढा करके उस इंसान ने बनवाई वो लेक। तो उस टाइप की लेक जो बनवाई जाती है उनको क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल लेक क्यों बनवाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है। मान लो आप पानी को, रेन वाटर को बहने से बचाने के लिए आप क्या लगा रहे हो, एक टंकी लगा रहे हो। वो उसने एक टंकी गड्ढा खोद के क्या बना दी, एक बड़ी सी क्या बना दी, टंकी बना दी। उस लेक को अब एक टंकी की तरह जो पानी को स्टोर करके रख लिया, वहाँ से पानी निकाल के अपने लिए यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हो? तो वो क्या बना दी उसने, एक आर्टिफिशियल लेक भोपाल में। 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने एक टैंक बनाया, इसको कहते हैं हौस खास, इन दिल्ली फॉर सप्लाइंग वाटर इन सीरी फोर्ट एरिया। हौस खास एक दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन का भी नाम है, हौस खास। जहाँ अगर आप येलो लाइन वो ऑफ मेट्रो से, अगर आप येलो लाइन, कई सारी लाइन की मेट्रो होती हैं, अगर आप मेट्रो की येलो लाइन से आप ट्रैवल करोगे तो हौस खास भी एक जगह आती है। ठीक है, तो वो किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनाई थी। कब, 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में कौन से राजा ने बनाई, इल्तुतमिश ने। क्या बना, टैंक इन हौस खास। ठीक है, टैंक बनाया, मतलब बेसिकली सारे आप देखो यहाँ पे इसने क्या बनाया, आर्टिफिशियल लेक, यानी एक तरीके का बड़ा सा टैंक जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता है। इल्तुतमिश ने क्या बनाया, टैंक। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें तो हो गई टैंक, मतलब वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले पॉइंट्स आपको समझा दिया। तो बेसिकली आपके ये सारे पॉइंट्स एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये वाटर स्कार्सिटी, वाटर कंजर्वेशन वाले सारे पॉइंट्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए। इतने जो आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होनी थी आप लोगों की सारी अब तक डिस्कस हो चुकी हैं। वीडियो भी बहुत लॉन्ग होती जा रही है, तो होपफुली और कोशिश मैं करूँगा कि दोनों वीडियोस को एक में मर्ज करके, अब ये क्योंकि वाटर स्कैरसिटी और उसके ऊपर है, वाटर स्कैरसिटी और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, तो कोशिश यही करूँगा कि दोनों को एक में ही मर्ज कर दूँ।
तो अगर आपको कोई रेफरेंसेस ऐसे मिले एक उस अकेली वीडियो में अगर रेफरेंस ऐसे मिले, पार्ट 1 है वीडियो का, पार्ट 2 है वीडियो का, तो मतलब कंफ्यूज मत होना उसमें, ठीक है। वो अगर मर्ज नहीं हुई, अलग अलग वीडियोज़ में हो तो कोई, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, डैम्स क्या होते हैं, बिजली कैसे बनती है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और उनके क्या एडवांटेजेस हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के बाद ये 1 या 2 वीडियो में ही आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके, और बाकी तो हम क्लास में तो करते ही रहेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स,